सभी को नमस्कार। और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन सभी को नमस्ते। और एक बार आज का दिन जो है 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे जैसे देखा जाता है सभी तरफ। और उसके बहुत सारे अस्पताल जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें एजुकेटिव जो इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं, कि सूचना दी जाती है कहाँ पे क्या उनके पास क्या सर्विसेज है। और जो हॉस्पिटल के अंदर ही किए जाते हैं, हॉस्पिटल के बाहर बहुत कम लोग करते हैं। तो हमारी जो एक सोच थी कि जब एक कोविड का समय में हमें बहुत सारे कॉल आए थे, कि हमें बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि स्पेशली डायलिसिस और कैंसर के पेशेंट को बहुत दिक्कत हो रही थी, हमें कहाँ पे ट्रीटमेंट लेना है। मुझे डायलिसिस पेशेंट को बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर तीसरे दिन में, हफ्ते में एक बार या 2 बार डायलिसिस करना। और कैंसर पेशेंट्स को क्या होता है कि उनकी जो दर्द होता है, वो दर्द की दवाइयां जो मिलते हैं वो हॉस्पिटल में ही मिल सकते हैं, क्योंकि वो बाहर खरीद भी नहीं सकते जब तक डॉक्टर की परमिशन ना हो। तो इसलिए बहुत सारे दिक्कतें हमें आए थे। ये हमें पूछा जा रहा था कि कौन से हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, जो ऑन्कोलॉजी जो है उसे कैंसर डिपार्टमेंट कहा जाता है, आम मेडिकल शब्द में ऑन्कोलॉजी है। तो पूछा जा रहा था कि कैंसर के डिपार्टमेंट कहाँ पे है, डॉक्टर कहाँ पे मिलेंगे। इस दौरान जो कोविड का समय था, वहां पे ये भी हमने कोशिश किया कि एलएनजेपी में है, जाके वहां पे पूछ लीजिए। फिर क्वेश्चन आए कैसे जाना है, प्रश्न बहुत सारे आ रहे थे। तो हमने जो पहली सीढ़ी है, हमने क्या सोचा कि चलिए आज इस दिन पे एक ऐसा सूचना दिए जाए सभी लोगों की, कहाँ कहाँ पे दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो सरकारी अस्पताल है दिल्ली में, कहाँ कहाँ पे कैंसर सर्विस मिलते हैं, उसका हमें एक छोटे से हर एक जो एक्सपर्ट आएगा, जो भी हमारे साथ बोलेंगे, वो उन्हीं हॉस्पिटल में काम करते हैं और हॉस्पिटल को बहुत अच्छे जानते हैं, या उनके सर्विसेज को। जो हमारे साथ और एक साथी हैं जो वॉलंटियर हेल्प ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी कहेंगे कि कहा क्या उनकी सर्विसेज है। वो डायरेक्टली अपनी मुंह जवाब, अपने गजब का हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। बहुत सारे अलग अलग अधिकारियों का हॉस्पिटल है, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट अभी चलाती हैं। वहाँ पे आपकी केंद्रीय सरकार की अस्पताल हैं। वहाँ पे एम्स जो है अपने आप में ही एक अलग इंस्टीट्यूशन है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अलग है। उसे छोड़ के वहाँ पे अस्पताल हैं जिसे एमसीडी चलाती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली चलाती है। और उसे छोड़ के भी हमारे पास ईएसआई के हॉस्पिटल्स हैं, रेलवे के हॉस्पिटल हैं। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल के हैं दिल्ली में, जिनमें कहीं पे है, कहीं पे कैंसर की जो ट्रीटमेंट है पूरा नहीं होता है। पूरा का मतलब क्या है? कैंसर ट्रीटमेंट में जो मोटे तरीके से कहा जाता है, एक है आपकी कीमोथेरेपी जो मेडिसिन मेडिसिन देते हैं। दूसरा है आपका रेडियोथेरेपी, जो रेडिएशन देके एक्सरे, आप लोग जब बोलते हैं तो एक्सरे देके करते हैं, वैसी थेरेपी होती है। तीसरी होती है सर्जरी करना, जो ऑपरेशन करते हैं। ये मोटा मोटे बहुत सारे हॉस्पिटल में अपना ही एक इंस्टीट्यूशन है, कैंसर इंस्टीट्यूशन है, जहाँ जहाँ पे सभी को मिला के साइकोलॉजिकल केयर दिया जाता है, आत्मविश्वास कैसे बनाना है, खाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे पे सभी को वहां पे इंफॉर्मेशन दिया जाता है। ऐसे भी कुछ सेंटर है जो कि करेंटली हमारे एम्स में है। तो इतने ही मैं इसका इंट्रोडक्शन बोलते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा गीता जी से, गीता रानी जी से, वो अपने स्पीकर्स को इंट्रोड्यूस करें और स्पीकर आके अपने आप को ही प्रेजेंट करें, प्लस अपने हॉस्पिटल में जो भी सर्विसेज मिलते हैं उनको बताएं। गीता जी। हाँ जी। आप सबको नमस्कार। अनम्यूट करिए मैडम। गीता जी। नमस्कार। मैं गीता हूँ, दिल्ली से एएनएम, और इस वेबिनार में आप सबका वेलकम है।
और आज मैं परवीन जी जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं एम्स में, उनको इनवाइट करती हूँ कि वो एम्स में जो जो फैसिलिटीज हैं वो आपको उन सब की जानकारी दें। परवीन जी प्लीज आइए आप। नमस्कार आप सभी को। मैं परवीन एम्स हॉस्पिटल में मैं नर्सिंग अधिकारी के रूप में काम करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आयोजकों का जिन्होंने इतना अच्छा संगोष्ठी आज के दिन तैयार किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कम्युनिटी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। मैं अपनी टॉक शुरू करने से पहले एक बात जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि एम्स में एक जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो डॉक्टर BRA IRCH अम्बेडकर करके एक बिल्डिंग है जिसमें दी जाती है, जो 200 बेड का एक सेंटर है। उसके अलावा 200 बेड के अलावा जो IRCH का सेंटर, उसके अलावा NCI झज्जर करके जगह, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो झज्जर में है हरियाणा में, वो भी एक्सटेंशन है दिल्ली एम्स का। तो दोनों में जो मैं बताने जा रही हूँ, जो फैसिलिटीज यहाँ पे दिल्ली एम्स में अवेलेबल है, सेम फैसिलिटी NCI झज्जर में भी उपलब्ध है। तो मैं जो बताऊंगी दोनों दोनों इंस्टीट्यूट पे लागू होती हैं वो बातें। तो कहीं पे भी जब आप सुविधाएं लेने जाते हैं तो वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी होता है। तो शुरुआत हम रजिस्ट्रेशन से करेंगे। कैंसर का रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे एम्स में आप लोगों को जरूरी होता है कि कुछ एक आइडिया हो, कुछ लक्षणों के साथ आप जाएं जो ये दर्शाते हो कि कैंसर है। देखिए, कैंसर के भी लक्षण ऐसे ही होते हैं जो एक नॉर्मल बीमारी के लक्षण होते हैं। ऐसा नहीं है कि कैंसर के बहुत ही अलग लक्षण होते हैं। तो जब वो लक्षण दिखते हैं, जैसे कि किसी मरीज को वोमिटिंग, उल्टियां हो रही हैं, या जी मिचला रहा है, या वजन कम हो रहा है, या बहुत दिनों से बुखार आ रहा है, ये बहुत ही सामान्य से लक्षण है जिसके लिए हम सामान्य जो फिजिशियन होता है उनके पास जाते हैं। जब वो टेस्ट करते हैं, पाते हैं कि ये लक्षण तो हो सकता है कि कैंसर के हो, तो वो आपको किसी हायर सेंटर में रेफर करते हैं कि भैया आप वहां जाके दिखा सकते हैं। तो एम्स में आप रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं तब आपके पास कुछ ऐसे टेस्ट होने चाहिए जो ये दर्शा रहे हो कि हाँ कैंसर हो सकता है मरीज में। ऐसा नहीं कि कैंसर कंफर्म हो चुका है बाहर से, लक्षण ऐसे हैं कि जो कैंसर को दर्शाते हैं। उन रिपोर्ट्स के साथ आपको एम्स में आना होता है। दूसरा, एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि एम्स में आने से पहले अगर आप कंप्यूटर से या ऑनलाइन डेट लेके आते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर आप डेट पहले से ही लेके ऑनलाइन लेके आते हैं तो आपको उस दिन अटेंड किया जाएगा हॉस्पिटल में आने के लिए। पर अगर आप ऐसे ही आते हैं तो हो सकता है कि हमारे पास, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 200 बेड का ही हॉस्पिटल है एम्स में, हमारे पास मरीज ज्यादा होते हैं और सुविधाएं उसके कंपैरिजन में कम है यहाँ पे। तो जिन लोगों ने डेट ले रखी है उनका अगर उन वो पूरे हैं, तो जो ऐसे ही बिना डेट के आ रहे तो हो सकता है कि उनको वापस जाना पड़े। तो हम यूजुअली लोगों को यही बोलते हैं कि अगर आप ऑनलाइन डेट लेके यहाँ पे आते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं ले पाते तो भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फिर भी आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए जो साइट्स हैं वो www.aimsedu.in है, और दूसरा है www.ors.gov.in है। इनसे आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको स्क्रीनिंग ओपीडी में आना होता है। स्क्रीनिंग ओपीडी में आने के दो फायदे होते हैं, एक तो आपको उस दिन अटेंड किया जाएगा, दूसरा जब हम आते हैं तो कैंसर में भी स्पेशलाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि एक ही कैंसर का डॉक्टर सभी तरह के कैंसर को देख सकता है। हमारे में भी, जैसे सर ने भी जब इंट्रोड्यूस किया तो बताया कि कैंसर के इलाज के लिए या तो आपको कीमोथेरेपी की जरूरत होगी, या सर्जरी की जरूरत होगी, या रेडिएशन थेरेपी की जरूरत होगी। तो उसके लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। तो आपकी बीमारी के अनुसार कौन से स्पेशलिस्ट की आपको जरूरत है, आपको स्क्रीनिंग ओपीडी में उन्हीं डॉक्टर के लिए रजिस्टर किया जाएगा। उसके अलावा कई बार ऐसे होता है कि जैसे मैंने बताया कि कैंसर के लक्षण भी सामान्य बीमारियों जैसे ही होते हैं। तो कई बार वो लगता है कि वो कैंसर है, पर जब आप स्क्रीनिंग ओपीडी में रिपोर्ट करते हो और ये लक्षण आपके जो टेस्ट में जो दिखा है और जो आप मरीज में जो लक्षण है, अगर वो कोरिलेट नहीं कर रहे होते तो कई बार डॉक्टर स्क्रीनिंग ओपीडी में ये बता देते हैं कि आप एक बार इन डॉक्टर से, दूसरे जो भी स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिल लीजिए। अगर वो आपको क्लियरेंस दे देते हैं तो आपको यहाँ पे आने की जरूरत है। हो सकता है कि इस बीमारी के कारण आपको ये लक्षण आ रहे हो। तो दो चीजें हो जाती हैं, आप जल्दी से उसका ट्रीटमेंट ले पाते हैं उस चीज का। कई बार हम बीमारी कुछ होती है और किसी और बीमारी के लिए दिक्कत में भाग रहे होते हैं, तो स्क्रीनिंग ओपीडी में आपको किस स्पेशलिस्ट के पास जाना है वो डिसाइड हो जाता है। तो जिस दिन आप आते हैं स्क्रीनिंग ओपीडी में, अगर उसी दिन जिन विशेषज्ञों को आपको दिखाना है उनका
ओपीडी है तो आपको उसी दिन के लिए रजिस्टर कर लिया जाता है। अगर कई बार ऐसे भी होता है कि वो स्पेशलिस्ट कल, उससे अगले दिन या उससे अगले दिन बैठ रहे हो, तो उसके अनुसार ही आपको समय और डेट दे दी जाती है, जिसके अनुसार आपको उस दिन आना होता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिस विशेषज्ञ को आपको दिखाना है उनके पास आप रजिस्टर हो गए, उस टाइम से ही आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। अगर कोई जैसे जांच की जरूरत है, मैं बोल रही हूँ कैंसर के लिए भी बहुत सारी एक डिसाइड करने के लिए, ये करने के लिए कि कौन सी तरह का कैंसर है, ये करने के लिए भी स्पेशल जांचें होती हैं जो हमारे सेंटर में उपलब्ध हैं। तो उसके अनुसार आपका अगर किसी और जांच की जरूरत है तो जांच करवाई जाती है, या फिर ट्रीटमेंट कोई भी मॉडलिटी जो उस टाइम जरूरत है उसके साथ शुरू कर दिया जाता है। कैंसर जैसे यहाँ पर हमारे IRCH में मैं कहूँ या NCI झज्जर में बोलें तो हमारे पास सभी तरह की जो आधुनिक जांचें हैं वो भी उपलब्ध हैं, आधुनिक मशीनें भी उपलब्ध हैं। जो जांच लेने के लिए अगर ब्लड की जरूरत है तो वो जांच लेने से लेके जांच करने तक की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जांच खून की भी हो सकती है, पेशाब की भी हो सकती है, बोन मैरो की भी हो सकती है, या और भी फ्लूइड्स होते हैं उनकी जो भी जांच होगी उसके अनुसार जो या टुकड़े की जांच लेनी है, वो सब सुविधाएं लेने से लेके उनको टेस्ट करने तक यहाँ पे उपलब्ध है। उसके अलावा जब आप देके जाते हैं तो ये बता दिया जाता है कि उस दिन आपकी रिपोर्ट आ जाएगी और आपको उस दिन आके दिखा देना है स्पेशलिस्ट को। उसके अनुसार आपको ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाएगा। कीमोथेरेपी की जरूरत है तो पहले कीमोथेरेपी दी जाएगी, जो भी मॉडलिटी जैसे हमने बात की है पहले उसके अनुसार आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके अलावा एक बात और मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे कैंसर के मरीजों में सिर्फ बीमारी के कारण ही या तो पेन होता है। ऑलमोस्ट 40 to 50% मरीज शुरुआत में ही पेन के साथ आते हैं। पेन के अलावा उनमें कुछ और लक्षण भी होते हैं, जैसे उल्टी होना या जी मिचलाना या फिर बहुत ज्यादा बुखार। बुखार तो जैसे जैसे ट्रीटमेंट होगा फिर भी, पर ऐसे वाले सिम्टम या कब्ज होना, ऐसे वाले जो लक्षण होते हैं वो मरीज को एक अच्छा फील ही नहीं होने देते, और उसमें ट्रीटमेंट को शुरू करने के बाद भी उनका रिस्पॉन्स थोड़ा सा नेगेटिव ही रहता है। तो उसकी सेटल उन लक्षणों को निपटारण के लिए, उनको सेटल करने के लिए भी हमारे यहाँ पे अलग से यूनिट है जिसे पेन एंड पैलिएटिव यूनिट बोलते हैं। कई बार लोगों को एक मिसकंसेप्शन होती है कि पेन एंड पैलिएटिव की लास्ट में जरूरत होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे मरीज पेन के साथ ही आते हैं और उनका पेन भी सेटल हो जाता है जैसे जैसे इलाज होता है, और बीमारी भी चली जाती है। तो पेन एंड पैलिएटिव हो सकता है कि आपको शुरुआत में ही उस यूनिट में जाना पड़े जब आपके लक्षण सेटल हो जाते हैं आपके ट्रीटमेंट के साथ साथ, और वो सब चलता रहता है। तो ये सबसे अच्छा एक चीज है जो हमारे यहाँ अवेलेबल है, पेन एंड पैलिएटिव वाला। सर ने भी जैसे बोला कि बहुत सारे पेन किलर ऐसे हैं जो आपको बाहर से नहीं मिलेंगे और यहीं से मिलेंगे। तो वो सब सुविधाएं यहाँ पे हफ्ते के सारे दिन सुबह से शाम तक उनकी ओपीडी होती है। मतलब सुबह 9 बजे या 8:30 बजे से ओपीडी शुरू होकर शाम के 4 बजे 5 बजे तक आपको यहाँ पे उसके डॉक्टर मिलेंगे। उसके अलावा हमारे यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले से ही ऑलमोस्ट 3-4 महीने से है एक प्रिवेंटिव ओंकोलॉजी करके भी डिपार्टमेंट खुला है। प्रिवेंटिव ओंकोलॉजी में जो ध्यान दिया जाता है वो कि हम कैंसर से कैसे बच सकते हैं उस पे दिया जाता है, पर ओपीडी में बेसिकली स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग एक ऐसा पार्ट है जब हमें पता होता, थोड़ा सा आइडिया होता है, अगर मेरी फैमिली में किसी को, मेरे जैसे मम्मी को था या मम्मी की बहन को था या मेरी बुआ जी को है या उनसे पहले मेरी दादी जी को, मतलब मेरी फैमिली में किसी तरह का कैंसर चल रहा है तो मैं भी, हो सकता है कि वो मुझे भी हो जाए। इस तरह से फैमिली में जो कोई कैंसर चले आ रहे हैं और मुझे डाउट है कि वो मुझे हो सकता है तो मैं रिस्क पे हूँ उस कैंसर के, और तो ऐसे वाले मरीज स्क्रीनिंग ओपीडी में स्क्रीनिंग शुरू करवा सकते 30 साल की उम्र से। वो स्पेशलाइजेशन वाला एक सेंटर है और उसकी भी ओपीडी यहाँ पे शुक्रवार और शनिवार 2 दिन के लिए होती है। तो ये अभी नई शुरुआत है, हालांकि अभी हम लिमिटेड मरीजों को ही ले पा रहे हैं, पर उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, बहुत ही मैं कहूँ कि इनकरेजिंग है उसके नतीजे। तो उन सब चीजों के लिए भी आप रजिस्ट्रेशन करवा के वो सभी सुविधाएं ले सकते हैं। ओपीडी में, ओपीडी से लेके हमारे यहाँ पे इन पेशेंट सर्विस भी है, मतलब पेशेंट एडमिट होते हैं अगर उनको जरूरत है। जैसे बहुत सारी, कई बार ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट के साथ कुछ साइड इफेक्ट्स भी आ जाते हैं, तो उनको कैसे उनका निस्तारण किया जा सकता है। कई बार पेशेंट में
कीमोथेरेपी की वजह से या दवाइयों की वजह से पेशेंट में खून की कमी आ जाती है, तो ब्लड चढ़ाना है, कीमोथेरेपी कई बार एडमिट करके ही देनी होती है। या कुछ कुछ हमारी स्पेशलाइज्ड यूनिट भी हैं जिसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट बोलते हैं, तो उसमें पेशेंट का बेसिकली 1-1.5 महीने के लिए मरीज एडमिट ही होता है। ये स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है ब्लड कैंसर के लिए स्पेशली। और भी कुछ कंडीशंस हैं जिनमें किया जाता है, पर स्पेशलाइजेशन इज इन वो ब्लड कैंसर के लिए है। उसमें भी हमारा अभी तक 200-250 से ज्यादा मरीजों का बहुत ही सक्सेसफुली इलाज हुआ है। और अगर बात करें तो दिल्ली में शायद कुछ चंद हॉस्पिटल है जिनमें ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसके अलावा भी कुछ एडिशनल सर्विसेज, जैसे सर ने बोला कि वहाँ पे काउंसलिंग और वो सब है। ऑफ कोर्स एम्स में वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, जैसे जो नॉर्मल ट्रीटमेंट या इलाज के लिए जो चीजें हैं, उसके अलावा हमारे यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट रेगुलर उनकी ओपीडीज भी होती हैं। और जब पेशेंट एडमिट होते हैं तो उनके लिए भी है कि वो उनको एक्टिविटी कैसी करनी है, कौन कितनी लिमिट तक वो एक्टिविटी कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज उनके लिए यूजफुल होगी। ज्यादातर जैसे हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट में ऑपरेशन के बाद लिम्फ नोड्स एक मेन टारगेट होता है जो निकाले जाते हैं, और उसके बाद पेशेंट को स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड इलाज होता है जो एम्स में उपलब्ध है। ये यहाँ पे एक ब्यूटी है एम्स की कि यहाँ पे हर तरह के आधुनिक आपको इलाज मिलेगा। उसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट, मतलब जो खाने पीने का ध्यान रखते हैं, हमारे यहाँ पे जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं या जिसे डाइटिशियन बोलते हैं, वो सुबह के समय हर पेशेंट टू पेशेंट जाके उनसे पूछते हैं कि आपको आज कैसा खाना मिला, आपको इतने कैलोरीज की नीड है, आप ये खा सकते हैं, आपके लिए ये लेना बेटर होगा। तो उसके अलावा आफ्टरनून में भी डाइटिशियन की ओपीडी होती है जिसमें वो काउंसलिंग करते हैं कि मरीज को कितना खाना आप कितने कितने समय में आपको देना है, जो बहुत ही बेहतर ढंग से मुझे लगता है कि किया जाता है हमारे यहाँ पे। उसके अलावा वुंड एंड स्टोमा क्लिनिक है यहाँ पे। वुंड एंड स्टोमा में स्टोमा केयर और वुंड केयर पे स्पेशली ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जैसा कि अगर आप लोगों का कभी आप देखे होंगे कैंसर के मरीज, तो उनमें जो कोलोन कैंसर होता है, बड़ी आंत का कैंसर होता है, तो उसमें यूजुअली लैटिन के लिए एक ओपनिंग की जाती है, उसकी एक स्पेशलाइज्ड केयर है जो बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से एम्स में की जाती है। उसके अलावा कैंसर का जो घाव होता है वो क्रोनिक घाव होता है, उसको एक नॉर्मल ड्रेसिंग से संभाल पाना या केयर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पे स्पेशलाइज्ड क्लिनिक है। इसके लिए स्पेशल नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जो इस डिपार्टमेंट को चलाते हैं, और वो मॉर्निंग टाइम्स में जो इन पेशेंट होते हैं, मतलब जो एडमिटेड पेशेंट हैं, उनमें ड्रेसिंग, स्टोमा केयर, बेड सोर्स या फिर रेडियोथेरेपी के कारण जो वुंड्स होते हैं, उन सब का बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका इलाज किया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज है, क्योंकि पेशेंट जैसे कि कैंसर मरीज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं और उनको बहुत सारी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी डाउन होती है। तो कैसे उनको बचाना है, कौन कौन सी हमें चीजों का ध्यान रखना चाहिए, स्वच्छता पे कितना फोकस होना चाहिए, मरीज को किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसा खाना खाना है, इन सब चीजों की वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानकारी देते हैं। उसके अलावा ये सब चीजों के अलावा, क्योंकि हाँ एक उद्देश्य है पेन एंड पैलिएटिव का, और एक WHO के अनुसार भी हर एक इंसान को यहाँ अगर जा रहे हैं, मतलब हमारा जीवन का अंत हो रहा है, तो वो भी एक ग्रेसफुल होना चाहिए, वो भी एक अच्छी फील के साथ जाएं। तो उसके लिए एंड ऑफ लाइफ केयर यूनिट भी हमारे पास है। उसमें लास्ट समय जब ऐसा होता है कि मरीज के पास कोई ट्रीटमेंट की के लिए लगता है कि कोई ट्रीटमेंट अब उनके लिए लाभदायक नहीं होगा या यूजफुल, मतलब एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि अब इसके बाद कोई ट्रीटमेंट उनको ठीक नहीं कर पाएगा, तो उस टाइम हमारा फोकस होता है कि पेशेंट किन किन चीजों, मतलब उनको लगे कि वो बहुत अच्छे से जा रही हैं। अपने बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारे इमोशनल अटैचमेंट होते हैं, स्पिरिचुअल नीड्स होती हैं कि मुझे अपने जीवन में कहीं मेरा कुछ है जो मुझे पूरा करके जाना है,
तो वो नीड्स वो पूरी कर ले, बहुत सारे पेपर वर्क होता है। ये चीजें हालांकि बीमारी के साथ बात करना बहुत मुश्किल है, और हमारे यहाँ पे इन चीजों के बारे में जब मरीज बीमार है तो सोचा भी नहीं जाता, पर आप सोच सकते हैं कि ये चीजें कितनी जरूरी हैं। तो उसको फोकस करके भी यहाँ पे सुविधाएं हैं, जिसको हम एंड ऑफ लाइफ केयर बोलते हैं। उसके लिए एडमिशन भी होता है मरीजों का, इवन वो पूरी काउंसलिंग भी की जाती है। तो इन सुविधाओं के साथ एम्स में हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। एम्स का हमेशा ये उद्देश्य होता है कि मरीज को सरकारी अस्पताल में होते हुए आधुनिकतम सेवा मिले। आधुनिकतम सेवा के साथ साथ वो ऐसे मूल्य पे मिले जो मरीज की पॉकेट पे ज्यादा घाव ना करे। इसीलिए जो एमएसएस और सामाजिक सहायता अधिकारी हमारे यहाँ पे हैं, जो न केवल गरीब मरीजों की फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधाएं प्राप्त करने में मदद करते हैं, उसके अलावा बहुत सारे, ऐसा नहीं कि गरीब लोग ये इलाज नहीं करवा पाते। कैंसर का इलाज ही में बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है। उसके लिए वो और भी, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं इन मरीजों के लिए, तो उनकी जानकारी भी वो उन मरीजों को देते हैं। तो मुझे लगता है और कि एम्स में जो सुविधाएं हैं वो वर्ल्ड लेवल की हैं, एट पार ऑफ वर्ल्ड हैं। जरूर अगर एक इन्फॉर्म्ड वे से आप यहाँ पे आते हैं तो आपको सारी सुविधाएं मिलेंगे। एनसीआई झज्जर आने से तो हमें काफी, एक हमारा हाथ भी खुला है। अब हर सुविधा टाइम पे भी यहाँ पे मिल पाती है और अच्छी भी मिल पाती है। तो इसी के साथ मैं अंत करना चाहूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत परवीन जी। आपने बहुत अच्छी सारी जानकारी दी हमें कि ओपीडी के साथ साथ इंडोर सर्विसेज भी हैं, और ब्लड कैंसर के लिए आपने जो एक स्पेशल यूनिट है आपकी, और 250 से ज़्यादा मरीजों का आप सफलतापूर्वक इलाज कर चुके हैं। और इसके अलावा आपने बताया जैसे कि फिजियोथेरेपी और डाइटिशियन का भी प्रोविज़न है। तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप ये स्पिरिट हम सबके अंदर भी आए और हम मिलकर इस बीमारी पे काबू पा सकें। परवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। गीता जी, हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी मैं सर। इस मौके पे बहुत बहुत धन्यवाद परवीन जी। ये बताना चाहता हूँ सभी को कि 8 फरवरी को, मैं और एक बार रिपीट करूंगा, 8 फरवरी को एम्स के जो नर्सेस यूनियन है उनका एक ग्रुप है, संकल्प फॉर ब्लड डोनेशन, यानी वो रक्तदान का शिविर कर रहे हैं। हम सभी की तरफ से दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि जितने हो सके उतने साथी वहां पे जाएं और ब्लड डोनेट करें, ताकि ब्लड की बहुत जरूरत होती है। अगर आप कहीं नियर बाय हो तो प्लीज एम्स के जो नर्सेस यूनियन का संकल्प फॉर ब्लड डोनेशन है वो 8 तारीख है, 8 बजे से, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। कृपया आप सभी ब्लड डोनेट करें और सामने आए। धन्यवाद। हम आगे बढ़ सकते हैं गीता जी। धन्यवाद। ठीक। अब हम हमारे अगले साथी हैं, कमल जी को बुलाते हैं। कमल जी, मैं कमल कांत शर्मा गुड जी का आफ्टरनून। स्वागत करती हूँ। सर गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर हैं। वो बताएंगे कि उनके हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं और वो किस प्रकार से मरीजों की सेवा कर पा रहे हैं। वेलकम कमल कांत जी। धन्यवाद गीता जी, धन्यवाद। मैं सभी साथियों का धन्यवाद करूंगा और सभी को नमस्कार कि आज इस कैंसर डे के ओकेजन पे ये महत्वपूर्ण संगोष्ठी रखी है। और प्रवीण जी ने भी बहुत अच्छा बताया, और कैंसर के लिए एम्स वास्तव में वर्ल्ड लेवल की सुविधाएं दे रहा है। इसके लिए तो वास्तव में अप्रिशिएटेबल है। बाकी का, मैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर बहुत से सभी हॉस्पिटलों में पर्टिकुलर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट तो नहीं है। अभी लेटेस्ट एलएनजेपी के अंदर एक ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है। उसके अंदर सर्जरी, रेडिएशन और कीमो सभी चीज उसके अंदर अवेलेबल है। लेकिन बाकी के जितने भी हॉस्पिटल हैं बड़े, जैसे एलएनजेपी, जीटीबी, पंत, डीडीयू, बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल और सभी हॉस्पिटल, तो उसमें सब में ही ट्रीटमेंट होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट तो करीब सभी हॉस्पिटलों में होता है। कई जगह
कीमोथेरेपी सब जगह दी जाती है, जैसे जीटीबी के अंदर पीड्स डिपार्टमेंट का, स्पेशली पीड्स ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जीटीबी के अंदर है, वहां पे पीड्स केवल कमलकांत जी, ऑन्कोलॉजी के लिए। जी सर। मेरी एक दरखास्त थी, आप जब पीड्स बोलेंगे ना तो आपका मतलब है पीडियाट्रिक्स? यस यस। तो मैं ये क्यों, जब लोग सुनेंगे उनको पीड्स नहीं पता चलेगा, आप हॉस्पिटल के ठीक नाम ठीक, पर। ओके ओके, सॉरी सॉरी, हाँ नहीं, सॉरी इट्स ओके, मैं जस्ट टू मेक श्योर इट्स पीड्स। पीड्स मतलब जो पीडियाट्रिक्स का। हाँ हाँ, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के लिए, कीमो थेरेपी के लिए केवल जीटीबी के अंदर है। बाकी का सबसे कुछ अपने दिल्ली के अंदर ऑटोनोमस हॉस्पिटल्स भी हैं, वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, और वहाँ पे सर्जिकल, रेडिएशन, कीमो, ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। जैसे राजीव गांधी, धर्मशाला हॉस्पिटल, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, तो इनमें बहुत अच्छी सुविधा अवेलेबल है। तो मैं दिल्ली कैंसर के बारे में आपको ब्रीफली बता दूं। वैसे तो पैसे पेशेंट स्क्रीनिंग होके ही सभी हॉस्पिटलों से आते हैं। अगर कहीं भी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में किसी को लगता है कि इसका ट्रीटमेंट अभी यहाँ सर्जिकल होने के बाद में रेडिएशन और कीमो के लिए मोस्टली दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए रेफर कर दिया जाता है, तो वहां पर सारा ट्रीटमेंट होता है। सर्जिकल के लिए जैसे ईएनटी डिपार्टमेंट का प्रोसीजर है, तो ईएनटी डिपार्टमेंट करेगा, गायनी का गायनी करेगा, पीड्स का पीड्स करेगा। ऐसे हर डिपार्टमेंट का अलग अलग सर्जिकल ट्रीटमेंट तो सभी लोग दे देते हैं, लेकिन बाकी का रेडिएशन और कीमो के लिए दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है पेशेंट को। ये भी दिल्ली सरकार का ही अस्पताल है, लेकिन ऑटोनोमस बेस पे चलता है। तो मैं समझता हूँ शायद 70% फ्री ट्रीटमेंट है, 30% एज ए प्राइवेट ओपीडी भी वहाँ पे अवेलेबल है। अगर कोई चाहता है व्यक्ति कि मुझे प्राइवेट ओपीडी चाहिए, बोलने पे तो ही वो प्राइवेट ओपीडी के लिए देते हैं, अदरवाइज जनरल ओपीडी है। और वहां पे ऐसा सिस्टम है कि आप नया पेशेंट जब भी आता है स्क्रीनिंग होके तो मोस्टली पेशेंट बाहर से ही आते हैं डायग्नोसिस होके, लेकिन फिर भी वहां भी वो बायोप्सी का रिपोर्ट्स लेते हैं, एफएनएसी का रिपोर्ट्स लेते हैं, और अगर उनको लगता है कि दोबारा करना है तो वो दोबारा करते हैं। कैंसर में सबसे बड़ा एक कारण है कि पेशेंट जैसे ही डिसाइड होता है कि मुझे कैंसर हो गया है, तो वो इतना जल्दी घबरा जाता है और वो सोचता है कि मुझे जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ इंडिया में आई थिंक 40% कंट्रोल में है, 60% अभी थोड़ा सा ट्रीटमेंट सही नहीं होने की वजह से, या पूरा ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से ये दिक्कतें आती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑन्कोलॉजी का ट्रीटमेंट छोड़ के लोग हेमोपैथी, आयुर्वेदिक और बहुत पैथी हैं उसमें चले जाते हैं, तो इसलिए दिक्कत आती है। मैं वापस दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट पे ही आता हूँ। यहाँ पे नए पेशेंट का जब फर्स्ट टाइम पेशेंट आता है तो एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसकी एक आईडी जनरेट हो जाती है और उसकी फाइल कंप्लीट हो जाती है। उस समय जब भी पेशेंट आए तो अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स प्लस अपनी आईडी प्रूफ का फोटो कॉपी लेके आए। उसके बाद में वो यहाँ पूरा फाइल कंप्लीट हो जाता है, और वो फाइल हमेशा ही हॉस्पिटल के अंदर रहता है, और एक पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन पेशेंट को दे दिया जाता है। जब भी पेशेंट आएगा उस अपनी आईडी को दिखाएगा, उस आईडी से फाइल निकल के ऑटोमेटिकली ओपीडी में डॉक्टर के पास चली जाएगी। फिर वहाँ स्क्रीनिंग ओपीडी ही डिसाइड करेगी कि उसको रेडियोलॉजी में भेजना है, ऑन्कोलॉजी मेडिसिन में भेजना है, कीमो में भेजना है, और जहां से है तो वहां से पेशेंट जाता रहता है। और पेशेंट के अनुसार प्लस हॉस्पिटल के अनुसार वो दोनों डिसाइड करके टाइम सेट कर देते हैं कि आपको इतने बजे आना है रेडिएशन के लिए, इतने बजे कीमो के लिए आना है। और कीमो के लिए मोस्टली डे केयर अवेलेबल है, पेशेंट आएगा मॉर्निंग में विद रिपोर्ट्स। डॉक्टर्स पहले ही एडवाइस कर देते हैं रिपोर्ट्स के, जब अब नेक्स्ट टाइम जब आप आए तो ये रिपोर्ट कराएं, और मॉर्निंग में वही सुविधा अवेलेबल है हॉस्पिटल के अंदर। मॉर्निंग में आके रिपोर्ट्स कराएंगे, आपको 2 घंटे बाद रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। रिपोर्ट्स लेके फाइल में ऑटोमेटिकली लग जाएंगी। 2 घंटे के बाद आपको सीरियल वाइज नंबर वाइज जाना है, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा व्यवस्था है, और वो सिस्टम से पेशेंट पे चलता रहेगा।
ऐसे कीमो की थेरेपी चलती रहेगी। कीमो जब भी लगेगी, मॉर्निंग में एडमिट होगा पेशेंट और इवनिंग में डिस्चार्ज हो जाएगा। 3-4 घंटे रखने के बाद वो उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। डे केयर फैसिलिटी अवेलेबल है। और दिल्ली कैंसर के अंदर ही एचपीवी वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है। 11 से 13 साल की बच्चियों के लिए लगती है। तो वो ईस्ट दिल्ली में दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट में लगती है और वेस्ट में जनकपुरी हॉस्पिटल के अंदर लगती है। फ्री ऑफ कॉस्ट है वैक्सीन, और मंथली डिफरेंस से लगती है। बहुत अच्छा रिजल्ट भी है इससे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। बस बाकी का दिल्ली के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। जैसे मैं उनका अगर नाम लूंगा तो BL कपूर है, सर गंगाराम है, मैक्स है, इंद्रप्रस्थ अपोलो है, फोर्टिस है, मणिपाल है। तो ये सब हॉस्पिटलों में कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों में बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बेस्ट इंस्टीट्यूशन है आज की तारीख में दिल्ली के अंदर। प्लस राजीव गांधी भी बहुत अच्छा है, धर्मशाला भी बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा कॉस्टली है। ऑटोनोमस बेस पे सारे लोग काम कर रहे हैं। बाकी का LNJP के अंदर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट पूरा स्टैब्लिश हो गया है, और वहाँ अच्छे से सर्जिकल, रेडिएशन, कीमो सारा कुछ चल रहा है। यही मैं साझा करूंगा जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पे। बाकी का मेन प्रॉब्लम पेशेंट को फाइनेंशियल भी आती है, ये जो भी बताया था मैम ने, प्रीविन मैम ने बताया था। तो बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट को हेल्प, पेशेंट के लिए हेल्प भी मिलती है। तो जैसे इंडियन कैंसर सोसाइटी है, वो पेशेंट के लिए फाइनेंशियली हेल्प करती है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, उससे भी मिलता है। नेशनल इलनेस फंड है। दिल्ली आयोग कोष है। दिल्ली के अंदर एक स्पेशली दिल्ली आयोग कोष का गठन किया हुआ दिल्ली सरकार ने, जिससे पेशेंट का अगर दिल्ली के अस्पतालों के अंदर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है या समय नहीं है, 1 महीने के अंदर सर्जरी नहीं हो रही है, तो अगर वो दिल्ली का रहने वाला है, दिल्ली का ID है उसपे, तो दिल्ली के अस्पताल से उसको रेफर प्राइवेट अस्पताल में कर दिया जाता है, और वो सारी ट्रीटमेंट उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ये है CM कोर्स है। बहुत NGO भी हैं जो दिल्ली कैंसर के पेशेंट को बहुत रिलीफ दे रही हैं। बाकी का यही मैं साझा करना चाहूंगा। धन्यवाद। कमलकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में क्या क्या सुविधाएं होती हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक बार ID जनरेट हो जाती है तो उसके बाद वो सारी फाइल उनके पास ही रहती है। और इसके अलावा दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में तो हमने भी विजिट किया कई बार। बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही अच्छी सर्विसेज मिलती हैं वहां पर। और आपने डाक के बारे में भी बताया कि डाक के द्वारा अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 1 महीने में हमें वो नहीं मिल पा रही है डेट सर्जरी की, दिल्ली की ID होने पर हम किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो डाक के पैनल पर होते हैं वहां से सर्जरी करवा सकते हैं। करवा सकते। तो कमलकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। संतोष जी, अब आप ऐसे प्रोसीड करेंगे। थैंक्स। प्रोसीड कीजिए मैडम। थैंक यू कमलकांत जी। थैंक्स सर, थैंक्स। अब मैं बुलाना चाहती हूँ, मैं इनवाइट करती हूँ KV हमजा सर को। हमजा सर नमस्कार। हमजा सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। हमजा सर तो एक हमारे बिल्कुल बहुत पहचान है इनकी हमारे पूरे देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है। सर जनरल सेक्रेटरी DNIP केयर के हैं और रिटायर्ड हुए हैं सीनियर अकाउंट ऑफिसर GOI मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। सर पैलिएटिव केयर में वॉलंटियर हैं और मेरे इंस्पिरेशन है। सर को देखकर तो मैं भी हर संडे के संडे मयूर विहार पहुंच जाती हूँ। और इसके अलावा सर को तो बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, और सर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में भी अपने पैलिएटिव केयर के सेशंस देते हैं। ओवर टू यू सर। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच गीता मैम, संतोष जी, कमलकांत जी, प्रवीण जी, सब लोगों को। ये एक आज का दिन बहुत ही एक
4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो कैंसर के बारे में जैसे प्रवीण जी भी और कमलकांत जी, संतोष जी, सब लोगों ने बताया है हॉस्पिटलों में क्या क्या सुविधाएं हैं अवेलेबल, दिल्ली के अस्पतालों में, ये सब बताए हैं। हम लोग, मैं बिलोंग करता हूँ डीनिप केयर, नहीं, डेलाइट्स नेशनल इनिशिएटिव इन पैलिएटिव केयर, जो पैलिएटिव केयर का एक संस्था है हमारा, ये 2008 में शुरू किया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, कैंसर पेशेंट का जिंदगी में हमारा रोल क्या है, तो इसके बारे में बात करना है। तो सबसे पहले कैंसर एक ड्रेडेड, यानी तो एक खतरनाक सा लगते हैं जो वर्ड सुनने से ही। तो इस कैंसर किसी को डिटेक्ट हुआ, यानी तो कैंसर डाउट हुआ, तभी पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो उस टाइम में कैंसर डिटेक्ट हुआ या कैंसर डाउट हुआ, उसी टाइम में सबसे पहले उनके लिए जो ज़रूरत है इलाज के लिए ही है, इलाज ही होना है। मगर वहाँ पर 1% ज़रूरत है उनको, उनका फैमिली मेंबर्स को तसल्ली देने के लिए, ये फाइट आउट करना है। ये कैंसर है तो ये ट्रीटेबल है, इलाज कर सकते हैं, इलाज करवाना चाहिए। कैसे इलाज करवाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ये कौन बताएगा, और आपके साथ हम हैं ये बताने के लिए हम लोगों का ज़रूरत है। ये हम सब लोग कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है डॉक्टर ही कर सकें या नर्सिंग फ्रैटर्निटी कर सकें, ये कॉमन पीपल भी कर सकते हैं। मैं बता दूंगा ये पैलिएटिव केयर इसी जो करते हैं हम लोग शुरू से लेके, अब कैंसर हो या नहीं तो और कोई भी बीमारी भी हो, क्रॉनिक डिसीजेस कोई भी हो, उसमें भी ये पैलिएटिव केयर का रोल महत्वपूर्ण है। तो इन सब चीज़ों में पैलिएटिव केयर वॉलंटियर्स, नहीं तो पैलिएटिव केयर प्रोफेशनल्स, पैलिएटिव केयर डॉक्टर्स, पैलिएटिव केयर नर्सेस, सब लोग अपना अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी से वो निभा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग जब भी कोई पेशेंट को ये डिटेक्ट हुआ या डाउट हुआ है तो उनको सबसे पहले यही है, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ पर मुझे सबसे पहले ट्रीटमेंट मिल जाएगा, मुझे सब जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लेना है। तो उसमें एक्चुअली प्रोसीजर्स तो होते ही है, कहीं पहले स्क्रीनिंग होंगे, उसके बाद मेन हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं तो उससे पहले जो स्क्रीनिंग और बाकी एफएनएसी यानी तो बायोप्सी, ऑल दिस टेस्ट वगैरह होने हैं, उनका बाकी भी ब्लड टेस्ट होने हैं, दिल का पता करना है कहाँ तक ई कैन सस्टेन, जो ये दवाइयाँ हैं, कीमो दवाई है या नहीं तो रेडियोथेरापी है या नहीं तो सर्जरी है, सर्जरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सब कुछ पहले डिसाइड करना पड़ता है डॉक्टर्स को। तो इसलिए टाइम लगता है ये इलाज शुरू होने में भी। तो इलाज शुरू होने से पहले इम्पेशेंट होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पेशेंट को उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। देखिए आपको 1 हफ्ता या नहीं तो 2 हफ्ता, ये कभी कभी जो बायोप्सी का रिपोर्ट आने में 2 वीक्स लगता है, तो वो उतना टाइम तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। इन एडिशन ये बहुत सारा प्राइवेट हॉस्पिटल भी गिनने हैं अभी कमलकांत शर्मा जी, इन एडिशन टू ऑल और एम्स है, सफदरजंग है या नहीं तो आरएमएल हॉस्पिटल है, दिल्ली गवर्नमेंट का काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं, इनके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है। तो बट कभी कभी ऐसे भी होते हैं एकदम पुअर पेशेंट्स, उनके बारे में कोई उनको कुछ भी आइडिया नहीं है कहाँ जाना है, वो लोग लोगों से पैसा उधार लेके या नहीं तो लोगों से पूल इन करके पैसा करके भी, कभी कभी मैंने ऐसे भी देखा है झुग्गियों में जो बंदे हैं, झुग्गी वाले सब लोग पैसा लेके फिर वो लोग कोई एक बड़ा सा प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, दूसरा तीसरा दिन एडमिशन होके दूसरा तीसरा दिन तक वो पूरा जितना जुड़ा हुआ पैसा है वो भी खत्म हो जाता है। फिर पेशेंट देखते हैं मैं अब कहाँ जाऊं, मेरे पास ना तो पैसा है, मेरा ना तो इलाज हुआ है अभी पूरा। तो ऐसे इसमें इस पेशेंट्स को समझाना, इस पेशेंट्स को हर चीज़ बताना,
और बाकी क्या क्या सुविधाएं हैं, कहाँ पर ये अवेल कर सकते हैं। जैसे जुगी में भी हो, दिल्ली का आइडेंटिटी कार्ड है और दिल्ली का इलेक्शन कार्ड है। और तो दिल्ली अस्पताल में जो इसे बताया है, दिल्ली आरोग्य कोष है, डाक सेवा के थ्रू इनको जांच होने के लिए, जस्ट लाइक पेट सिटी है, पेट सिटी होना है, सपोज पर्टिकुलर अस्पताल में वो अवेलेबल नहीं है, या नहीं तो जिस हॉस्पिटल में अवेलेबल है वहाँ पर क्यों इतना लंबा है, 4 महीने के लिए डेट नहीं मिल रहा है या 3 महीने के लिए डेट नहीं मिल रहा है, ऐसे केसेस में पेट सिटी चाहिए, या नहीं तो बाकी कोई महंगा टेस्ट चाहिए। ये सब दिल्ली वासी है तो दिल्ली वासी के लिए डाक स्कीम के थ्रू दिल्ली सरकार का अस्पताल वाले उनको या तो प्राइवेट से करवा सकते हैं, या नहीं तो जो दिल्ली सरकार का अस्पताल है वहां पर रेफर किया जा सकते हैं। सिमिलरली जहां सर्जिकल ऑप्शन का रिक्वायरमेंट है, जब एम्स है, सफदरजंग है, यहाँ पर सब ठीक है, ये सिर्फ दिल्ली का निवासी थोड़ी आ रहे हैं यहाँ पर, दिल्ली में अस्पताल है तो ये तो नेशनल हॉस्पिटल्स है। तो यहाँ पर तो पूरा एडजेसेंट स्टेट से भी बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर। तो इतना लोग यहाँ पर आ रहे हैं मीन्स ओवरफ्लोइंग हॉस्पिटल से इतना लंबा है। तो इन हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट मिलने के लिए भी कभी कभी लंबा टाइम लगता है। तो इन सब चीज देखते हुए पेशेंट को अच्छी तरह सोचना चाहिए, मेरे को कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पर मेरे को जल्दी से ट्रीटमेंट, पॉसिबल टाइम से जल्दी से ट्रीटमेंट मिल सकते हैं। और इसके अलावा भी ये जो पेशेंट को ट्रीटमेंट शुरू भी हो गया तो भी, जैसे आयुष्मान कार्ड है, केंद्र सरकार का आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड से कितना तक आयुष्मान कार्ड दिल्ली में नहीं है, बाकी जो जगह से जो दिल्ली में आ रहे हैं उनके लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वगैरह में आयुष्मान कार्ड का प्रोविजन है, उसी से इलाज कुछ हद तक हो जाता है। तो उसका लिमिट कितना है, कैसे हैं दवाई के लिए। और उसके बाद बाकी काफ़ी सरकार अस्पताल भी मैंने देखा है अभी भी काफ़ी टेस्ट के लिए बाहर ही भेजते हैं, प्राइवेट में भेजते हैं। ये बोलते हैं बाहर से करा के आओ, यानी दवाइयाँ बाहर से लेके आ जाओ, यही बोलते हैं पेशेंट्स को। तो पेशेंट्स ना बहुत परेशानी में होते हैं। और ऐसे भी होते हैं जो मेडिसिन 1250 रुपए का होलसेल में जो मिल रहा है, वही मेडिसिन रिटेल में जाके 13,000 में मिल रहे होते हैं। मीन्स कैंसर पेशेंट जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि वो जब जाएगा तो ये 13,000 का मेडिसिन का जो MRP लिखा हुआ है वो हो सकता है 12,000 में दे भी दें, या नहीं तो 12,500 में दे भी दें, तो भी पेशेंट तो बहुत खुश हो जाएगा, मेरे लिए 500 तो कम किया है। जबकि पेशेंट को ये नहीं पता यही मेडिसिन हो सकता है 1200 में या 1250 में मिल सकते हैं। ऐसे कोई कोई दवाई भी होते हैं, वो भी कीमो ड्रग्स भी होते हैं, मैंने देखा है। तो ये हम लोग, हमारा जो डीनिप केयर, दिल्ली नेशनल इंस्टीट्यूट पैलिएटिव केयर का जो सर्विस है, हम लोग पैलिएटिव होम केयर करते हैं। जो पेशेंट्स है, पेशेंट्स तो ट्रीटमेंट तो मिले ही रहे हैं अस्पतालों से, मगर उसके बाद एक टाइम ऐसे भी होता है पेशेंट्स को बोला जाता है अभी आप घर ले जाओ, इनका सेवा करो, अभी हमारे पास कोई इलाज नहीं है, ला इलाज है, ऐसे भी बोल देते हैं। तो ये पेशेंट को कहीं नहीं जाने के लिए नहीं होता है, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स में ऐसे देखा जाता है। तो ये ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के टाइम में कीमोथेरापी हो रहे हैं, उनका बाल जड़ रहे हैं, उनका मुंह में पूरा अल्सर हो रहे हैं, दर्द हो रहे हैं, बहुत कुछ इश्यूज होते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए हर दिन तो अस्पताल में धक्का नहीं खा सकते हैं। कीमोथेरापी 21 दिन का साइकिल में दिया जाता है मोस्टली, और एक दिन वापस आ गए, इतना टायर्ड होके पेशेंट वापस घर में आ गया, तो कम से कम आप वहाँ पर जा रहे हैं। स्पेशली जो नर्सिंग फ्रैटर्निटी और एक वॉलंटियर, मेरे जैसे वॉलंटियर भी साथ में हैं, तो वहाँ पर जा रहे हैं, पेशेंट के पास जा रहे हैं, घर में जा रहे हैं, तो घर में वो पेशेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंस मिलता है। अदर देन जो वो पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स के बीच में वो एंशियसली वेट कर रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। तो उसी जगह पे हम लोग उनका घर पहुंच जाएं तो सब
कुछ बता सकते हैं। हो सकता है कोई दवाई हम लोग भी किसी होलसेलर भी उनको बता सकते हैं, इनसे ले लीजिएगा, उसी हिसाब से इतने में है आप, या नहीं तो आप बाहर पता कर लीजिएगा और कितना है, तो वो बता सकते हैं। और ये जो पेशेंट्स है लेटे लेटे बेड सोर आ जाते हैं, और पेशेंट्स को हो सकता है राइल्स ट्यूब हो, फीडिंग ट्यूब हो, या नहीं तो यूरिन कैथीटर हो। मान लीजिए एक कैंसर का मरीज का तो है ही है, इसके अलावा एक 20 साल का भी लड़का एक एक्सीडेंट से भी स्पाइनल इंजरी हुआ हो, तो उनको भी सपोज ठीक नहीं हुआ स्पाइनल इंजरी, तो वो तो या तो व्हील चेयर में होगा या नहीं तो बेड में होंगे। तो बेड में होगा तो उसको भी एक जो ये यूरिन का कैथीटर है चेंज करना है, तो वो 21 दिन में या 15 दिन के बाद कैथीटर चेंज करना है, तो वो 4th फ्लोर से हो सकता है उठा के नीचे लेके आया, वहां से लेके अस्पताल में आया, अस्पताल में फिर वो वेट कर रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स के बीच में, उसके बाद वो उनको एक कैथीटर चेंज होके फिर सेम वापस ऑटो में या टैक्सी में वापस जा रहे हैं, फिर उनको उठा के ऊपर ले जा रहे हैं। ये सब चीजें उस जगह पे एक पैलिएटिव केयर वॉलंटियर और एक पैलिएटिव नर्स, या नहीं तो नॉर्मल पैलिएटिव नर्स नहीं है तो भी एक कैथीटर लगाने का जो जानते हैं नर्स, एक नर्स है, तो वो एक नर्स को लेके हम लोग वहां पहुंच जाए, उनके घर में पहुंच जाए 4th फ्लोर में। एक कैथीटर भी 200 रुपए का 250 रुपए का जो खरीद के भी जब पहुंच जाए, तो उस पेशेंट के लिए लाइफ में क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट है ये, क्योंकि वो यहाँ आके परेशान होने के बजाय हम उनके घर पहुंच सकते हैं ये चीज करने के लिए। और ये पेशेंट लेटे लेटे बेड सोर आ जाते हैं, कभी कभी पता भी नहीं लगता है ये बेड सोर आया या नहीं आया। अस्पताल में लेट के भी किसी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लेटे लेटे बेड सोर होके घर में आ जाते हैं पेशेंट्स। तो इनको बेड सोर कैसे मैनेज करना है, डेली इनको ड्रेसिंग कैसे करना है, घर वालों को सिखा सकते हैं जाके। और थोड़ा बहुत फिजियोथेरापिस्ट को बुलाएंगे आप घर में, तो फिजियोथेरापिस्ट तो 650 रुपये लेके 700 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये जो भी 1 घंटे के लिए लेते हैं। बट कोई एक फिजियोथेरापिस्ट या नहीं तो फिजियोथेरापी पढ़ने वाला या ट्रेनिंग लेने वाला जो बंदे हैं फिजियोथेरापिस्ट है, वो एक पेशेंट के घर पहुंचता है। और जब एक फिजियोथेरापिस्ट करके दे रहे हो तो फिजियोथेरापिस्ट के 2 हाथ है, मगर यही फिजियोथेरापी जो करना है, जो एक्सरसाइज करना है, वो फैमिली वाले को सिखा के आ जाए तो फैमिली में 4 मेंबर है तो 8 हाथ हो जाते हैं। तो एक फिजियोथेरापिस्ट 1 घंटा काम करके आ रहे हैं, इंस्टेड ये जो घर का 4 लोग हैं वो लोग दिन में 1-1 घंटा दे दें, यानी तो 2 दिन में 1-1 घंटा दे दें, तो भी पेशेंट के लिए सुविधा ही होगा, वो ज्यादा सुविधा ही होगा, क्योंकि उनका ये स्पैस्म कम हो जाएगा, अब लेटे लेटे जकड़ नहीं जाएगा उनका बॉडी। ये सब चीजें हैं, तो इनको पेशेंट्स को सिर्फ अस्पताल में नहीं, अस्पताल से बियॉन्ड हॉस्पिटल के बियॉन्ड भी उनके लिए बहुत कुछ केयर का जरूरत है। क्योर तो है ही है, क्योर के साथ साथ केयर भी चाहिए होता है। और जब क्योर खत्म हो जाते हैं, ला इलाज भी हो जाते हैं, तब भी यही है जो बोलते हैं इलाज का सीमा है मगर सेवा के नहीं है, तो सेवा कंटिन्यू रहता है। और मैडम प्रवीण मैडम पेन एंड पैलिएटिव केयर का भी बोले और हॉस्पाइस का भी बोल दिए, हॉस्पाइस भी सेंटर भी है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बोल देता हूँ, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस और उसका रोड का उस साइड में जाएं सफदरजंग, और उसके बियॉन्ड नेक्स्ट एडजेसेंट है शांति आवेदन सदन। शांति आवेदन सदन टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट्स जो ला इलाज बोला हुआ है कैंसर पेशेंट्स के लिए है। एक पैसे का खर्चा वहां नहीं है, पेशेंट को वहां पर एडमिट किया जाए तो डॉक्टर्स और नर्सेस का देख रेख में पूरा केयर उनको मिल जाता है, जो केयर जरूरत है। क्योर नहीं मैं बोल रहा हूँ, केयर, पूरा केयर मिलता है कैंसर के लिए। तो वो एंड ऑफ लाइफ केयर उनको मिल जाता है, और एक डिग्निफाइड लाइफ और विथ सिम्टम्स मैनेजमेंट है। सारा जो भी कैंसर का परेशानियां हैं वो उन चीजों को, हर चीजों को वो लोग